आज हम कवर करने वाले हैं आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आने के हाईएस्ट चांसेस है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो स्टूडेंट्स, पहले 10 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस सेशन में करवाए थे। अगर अभी तक नहीं करा, डोंट वरी, ऊपर एक आई बटन फ्लैश हो रहा है, ठीक है, उस लिंक पर आफ्टर दिस क्लास क्लिक कर लेना, यू विल गेट दैट वीडियो आल्सो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 11। अब बात आती है, डिसाइड which person is liable to pay GST in the following independent cases। यानी इन फॉलोइंग केसेस में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको जीएसटी पे करना है, सप्लायर को या रेसिपिएंट को। बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ, टॉपिक क्या है ये? कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल सर्विसेज, यानी सभी सर्विसेज का मिलाकर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जैसे हम टॉपिक वाइज करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज, हाँ, इग्नोर द एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जाम्पशन अवेलेबल, यानी कि हमें ये नहीं सोचना कि भाई किसी के पास एग्जाम्पशन है या एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, नॉर्मल क्वेश्चन करना है। मिस्टर रघु प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू वी विन क्रिकेट अकेडमी एंड एलएलपी। अब एक रघु है जिसने अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी है। रघु है मतलब मैं इतना सा लिख लूं कि इंडिविजुअल है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल ने अपनी सर्विसेज दी है। कौन से वाली सर्विसेज दी है स्टूडेंट्स? उसने सर्विसेज दी है अपनी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ध्यान से देखना क्वेश्चन, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ठीक है, किसको दी है? कोई वी विन अकेडमी है जो कि एक एलएलपी है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो, मैंने आपको सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3 में पढ़ाया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि अगर कोई पर्सन अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज देता है, किसको देता है? हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कैटेगरी, इंडिविजुअल हो या कोई भी, अपनी स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज इन दो पर्सन को देता है, यानी किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, फर्स्ट हमने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट को, या फिर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, या फिर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके केस में आरसीएम लगता है, यानी रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, जीएसटी। अब एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म हम उसको कंसिडर करते हैं, तो यस, यहाँ पर आरसीएम लगेगा। और ये जो हमारा रेसिपिएंट है वी विन अकेडमी, दैट पर्सन शेल बी लायबल टू पे जीएसटी। ठीक है, चल, ठीक है, सो आई होप पार्ट नंबर 1 सबको अच्छे से समझ आ गया। आइए देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी ऐसा कोई केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है तो हम पहले उसके बारे में कैसे लिखेंगे कि भाई इसका लीगल प्रोविजन क्या बनता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको आंसर्स में दिया हुआ भी है, लीगल प्रोविजन दैट एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू किसको? या तो बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, then GST is payable on reverse charge। ठीक है, और देन देखो सबसे ज्यादा मैटर करता है that how you are going to present your answers। okay, so now the discussion and the conclusion। so in the given case sponsorship services LLP को दी है, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पर वी विन अकेडमी जो है दैट विल बी लायबल। पहले सिर्फ लीगल प्रोविजन लिखोगे जिसमें आप उस कंपनी का, इंडिविजुअल पर्सन, किसी का नाम नहीं लिखोगे, दैट इज ओनली द प्रोविजन एज पर द लॉ। उसके बाद हम नेक्स्ट लेकर आएंगे डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक बात और, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास सीए इंटर के सजेस्टेड आंसर्स क्वेश्चंस में आया था नवंबर 19 में, सीए इंटर के नवंबर 18 एग्जाम्स में भी आया था, और ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीएमए स्टूडेंट्स ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, सेफ ट्रांस अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन है? एक जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। ट्रांसपोर्टेड, उसने क्या ट्रांसपोर्ट करा? गुड्स ऑफ कपल एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वो कह रहा है कि देखो भाई, एक हमारे पास सेफ ट्रांस है। कौन है? सेफ ट्रांस। अब ये सेफ ट्रांस कौन है? एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। उसने अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी है। अब किसको दी है ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज? दैट इज गोइंग टू मैटर। यस, उसने दी है एक पार्टनरशिप फर्म को। अब क्लियर लिख दिया भाई, ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में। नाउ द क्वेश्चन, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, इट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी,
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या यहाँ पर उसको आरसीएम लगेगा? द आंसर इज यस। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बाकी सब कैटेगरीज के लिए उनके पर्टिकुलर एक्ट में भी रजिस्टर होना जरूरी है, और ये पार्टनरशिप फर्म जीएसटी में तो छोड़ो, उन्होंने तो लिख दिया जी ये तो पार्टनरशिप एक्ट में भी रजिस्टर नहीं है। बेसिकली दे हैव राइटेड कि वो जो है जीएसटी में भी रजिस्टर नहीं है, और चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट में भी ना हो। एक एडिशन में करके दे रही हूँ, अगर ये भी होता सो इन दैट केस ऑल्सो हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, उस पर आरसीएम लगता है अगर जीटीए उसको अपनी सर्विसेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसी को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। साथ में एक अजम्पशन लिख देंगे। अजम्पशन क्या भाई? हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो जीटीए है ना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि सेफ ट्रांस, इसने ऑप्ट नहीं करा है फॉरवर्ड चार्ज के लिए। हमें पता है ना दैट पर्सन फिर वो क्या कर सकता था? ऑप्ट भी कर सकता था जो जीटीए की सर्विसेज होती है, लेकिन उसने नहीं करा। आइए एक बार आपको अजम्पशन दिखाते हैं। सेम वे में लीगल प्रोविजन देन डिस्कशन। अजम्पशन, इट इज अज्यूम्ड दैट जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। याद आ गया सबको? ठीक है, वो 6% देन 12%, वो सब कैटेगरी। चलो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है क्वेश्चन नंबर 12। अगर स्टूडेंट्स आप किसी भी चैनल पे मेरा ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है ना कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ दोबारा बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इससे क्या है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एग्जाम्स तक ना हम डेली बहुत सारी ऐसी डोजेस लेने वाले हैं प्रैक्टिस की। चलो क्वेश्चन नंबर 12, state with reason the person liable to pay GST in each of the following independent cases। उसने कहा कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा पर्सन लाइबल है टू पे जीएसटी। अज्यूम कर लेना हर केस में रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। बेसिकली देखना है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है या रिवर्स चार्ज। ठीक है, देखें इसको। आइए स्टूडेंट, सो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट आता है, रेंटल इनकम received by Tamil Nadu state government from renting an immovable property to Manappa Private Limited। अब ये है क्या? आइए लेट्स सी। उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने रेंटल इनकम रिसीव करी है। क्वेश्चन को ट्विस्ट भी करेंगे ना तो आप नहीं घबराओगे। देखो उन्होंने कहा रेंटल इनकम रिसीव करी है, यानी पता है ना इनकम कौन रिसीव करता है? जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यानी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सर्विस दी है मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड को। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सर्विस दी है मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड को। आइए देखते हैं, ये रही हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हियर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, सर्विस दे दी अपनी मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड को। प्राइवेट लिमिटेड कौन होती है? यानी एक प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स बात करी थी कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब अपनी सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस किसी भी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं। कौन से वाले पर्सन को? नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दिस, कौन से वाले पर्सन को स्टूडेंट? ऐसे पर्सन को जिसका की जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका की जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। अब वो चाहे कोई भी कैटेगरी ऑफ पर्सन हो, वहां पर आरसीएम लगेगा। बट क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं कि दैट मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो क्या करें? इजी है, उन्होंने दिया है इसका टर्नओवर। कितना टर्नओवर था? 22 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब हमें पता है जैसे ही 20 लाख को टर्नओवर क्रॉस किया होगा उसने रजिस्ट्रेशन लिया ही लिया होगा, है ना। तो क्योंकि स्टूडेंट्स अब वो पर्सन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुका होगा, यहाँ लगेगा आरसीएम, यानी दिस मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड इज लाइबल टू पे जीएसटी। ठीक है, अगेन सेम तरीके से करोगे, पहले लीगल प्रोविजन एंड देन डिस्कशन एंड कंक्लूजन। अच्छा, ये 22 लाख वाली बात किसने कही होगी? सेक्शन नंबर कौन सा सेक्शन था? जल्दी से बता दो। सेक्शन 22 लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन वाले। ठीक है ना, कि भाई 20 लाख को क्रॉस कर गया है, सो यस उसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही होगा। ओके,
चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज लीगल फीस received by Mr. Sushruth, a senior advocate from Messrs. Tattva Trading Company having turnover of 50 lakh in the preceding financial year. अब उसने क्या कहा कि एक मिस्टर सुश्रुत है, सीनियर एडवोकेट है, उसने क्या किया, फीस रिसीव करी। या देखो मैं क्लियर सी बात बोलती हूँ, जो बंदा फीस रिसीव करता है ना वो सर्विस देगा तो फीस लेगा, ऑब्वियस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब इस मिस्टर सुश्रुत ने अपनी सर्विसेज दी हैं मेसर्स तत्व ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है। और इस तत्व ट्रेडिंग कंपनी का 50 लाख का पिछले साल में टर्नओवर था। आपको बताना है मिस्टर सुश्रुत को टैक्स पड़ना पड़ेगा या फिर इस तत्व ट्रेडिंग कंपनी को। आइए देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई एडवोकेट, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने बोला कि जब भी कोई एडवोकेट अपनी सर्विसेज देते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी को, अब मैंने आपको एक बात बोल रही हूँ, मैंने ना तो कंपनी बोला था, ना फर्म, ना कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंपनी है या नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर। मैटर क्या कर रहा है कि वो एक बिजनेस एंटिटी है विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब ऐसा है तो यस, एज पर द लीगल प्रोविजन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 यहाँ पर आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी तत्व ट्रेडिंग कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। एक बात अब आप लिख दोगे अपनी मर्जी से एज पर सेक्शन 22, क्योंकि भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन, रॉन्ग। क्यों? आरसीएम तब भी लगता लेकिन आपने लीगल प्रोविजन गलत लिख दिया, वहां पर टर्नओवर की बात नहीं करी थी, सीधा सा बोला एडवोकेट जब भी अपनी सर्विस देता है किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है तो भाई आरसीएम लगता है। क्लियर है? अब देखो आईसीएआर के स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन है लेकिन वहां पर सीनियर एडवोकेट की जगह सिर्फ एडवोकेट लिखा है। हम तो कंफ्यूज होंगे, कैसे हो गया? अगर आप मेरे स्टूडेंट हो सो यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज। मैंने पढ़ाया था एडवोकेट सीनियर हो जूनियर हो सबकी नॉलेज सेम है, तो कोई भी एडवोकेट हो आरसीएम लगेगा अगर उन्होंने किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में है। ठीक है, पहला आ गया सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। रिकवरी एजेंट ने सर्विस दी है, किसको दी है? एक गाड़ी के डीलर को दी है। अच्छा आइए देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये रहती है कि अरे ठीक है ना, एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बस रिकवरी एजेंट, वसूली भाई का नाम आ गया, रिकवरी एजेंट ने अपनी सर्विस दी है आरसीएम। रुक जाओ, मैंने बोली थी ये बात आप नहीं ना? फिर रिविजन करने का क्या फायदा अगर अब भी कंफ्यूज हो रहे हो तो ध्यान से सुनो। रिकवरी एजेंट जब अपनी सर्विस देता है किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी को बेसिकली, ठीक है, किसी एनबीएफसी को, तब जाकर स्टूडेंट्स क्या लगता है, हमने यहाँ पर 3 कैटेगरीज मेनली पढ़ी थी भाई, अगर उसने सर्विस दी है बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर एनबीएफसी को, बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या एनबीएफसी को, तो सिर्फ इन 3 कैटेगरीज में आरसीएम लगता है। बट आवर डिस्कशन इज कि यहाँ उसने गाड़ी के डीलर को दी है, बैंक्स को, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को नहीं, तो इन दैट केस रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जो सप्लायर है यानी उसी को, जो मतलब रिकवरी एजेंट है जिसने सर्विसेज दी है, उसी को यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर द फॉरवर्ड चेक मैकेनिज्म। क्लियर? कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दो और लिख कर तो बताओ क्लास कैसी लग रही है। ओके चलो ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है क्वेश्चन 13 हमारा डन है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस डिसाइड कर लो भाई जीएसटी किसको पे करना है। अज्यूम कर लेना रेसिपिएंट लोकेटेड टैक्सेबल टेरिटरी में, और यस इग्नोर जो भी हमारे पास उन्होंने कहा एग्रीगेट टर्नओवर भी आपने इग्नोर करना और एग्जाम्पशन अवेलेबल। क्लियर? चलिए ये ऐसी चार्ट जो है गलती से लिखा गया है यहाँ पर, सो जस्ट इग्नोर इट आल्सो। ओके ठीक है। वी ट्रांसपोर्ट अ रजिस्टर्ड जीटीए पेइंग आईजीएसटी एट द रेट 12%। आईजीएसटी 12% पे कर रहा है, यानी मैं एक बात कह सकती हूँ कि इसका टैक्स रेट 6+6 वाला है। क्लियर? 6+6 सीजीएसटी 6 एसजीएसटी वाला। ट्रांसपोर्टेड गुड्स बाय रोड ऑफ दिलीप एंड कंपनी, ठीक है। उसके बाद जो कि एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म है और उन्होंने प्रोवाइडेड अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और एनी अदर लॉ। उसने कहा एक सोल प्रोप्राइटर को सर्विस दी है जीटीए ने
जो आईजीएसटी 12% पे पे करता है और वो सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड नहीं है, ना तो जीएसटी में ना ही कहीं और। आइए देखते हैं किसको टैक्स पे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 कौन से वाले केस में लगता था, जीटीए में। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 लीगल प्रोविजन में मैंने आपको पढ़ाया था कि आरसीएम विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द केस अगर तो टैक्स कौन से रेट पे हो रहा है, आईजीएसटी की बात की है तो हम भी आईजीएसटी लिख देंगे। आईजीएसटी अगर दे रहा है वो एट द रेट ऑफ 5%, दैट टू विदाउट आईटीसी, दैट टू विदाउट आईटीसी, यानी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करता था। और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स जो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, क्या ये सोल प्रोप्राइटर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में आता है क्या, जल्दी से बता दो मुझे। आता है मैम, बट कौन से केस में, सोल प्रोप्राइटर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट सिर्फ तब होता है अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। क्या ये रजिस्टर्ड है, नहीं, तो इसका मतलब ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है। सेकंड, यहाँ तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए और इस क्वेश्चन में तो एक भी नहीं होती, ठीक है। एक भी होती कोई तो भी जो आरसीएम ना लगता, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। आईजीएसटी वो पे कर रहा है 12% के हिसाब से, 12% यानी आईटीसी क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। क्लियर, वेट वेट वेट, अब आपके माइंड में बात आ रही है कि मैम आपने मुझे चैप्टर 4 पढ़ाया था, कौन सा, एग्जाम्पशंस वाला। आपने कहा था कि जीटीए अगर अपनी सर्विस देता है किसको, अदर देन द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स को, यही पढ़ा था। आओ देखते हैं स्टूडेंट, तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी जीटीए अपनी सर्विस देगा रेसिपिएंट को और वो रेसिपिएंट अदर देन द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, यानी कोई अनरजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, मतलब स्पेसिफाइड होता तो वो रजिस्टर्ड होता, तो उसके केस में तो भाई अब एग्जाम्प्ट हो गई है सर्विस, फिर ये फॉरवर्ड चार्ज भी कैसे लगा। तो देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था कि आपको इग्नोर करना है अगर कोई भी एग्जाम्पशन अवेलेबल है। हमें पता है जीटीए सर्विस दे रहा है अदर देन द स्पेसिफाइड को, एग्जाम्प्ट है, लेकिन हम इसको यहाँ इग्नोर करेंगे और क्वेश्चन में साथ में नोट दे देंगे कि मार्क्स मत काटना एग्जामिनर, हमें पता था बट तुमने ही स्टार्टिंग में लिखा था। क्लियर, चलो नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। मिस्टर कमल जैन, an unregistered famous author, received 20 lakh of personal consideration from PQR Publications Limited. This is basically the personal here means था उसने रॉयल्टी रिसीव कर ली, ठीक है, कि मतलब वो पब्लिकेशंस के लिए उसने दिया है। ओके, फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ अ कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13, यानी उसने कॉपीराइट दे दिया कि हाँ भाई तुम मेरी बुक जो है पब्लिश कर सकते हो। क्वेश्चन आया हुआ है सीए इंटर नवंबर 20 एग्जाम में, क्या लगता है क्या प्रोविजन था मैम? प्रोविजन तो देखो साफ साफ सी बात थी, क्या था यहाँ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 हमें कहता है कि अगर जो ऑथर है, ऑथर यानी जो बुक लिख रहा है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज देता है पब्लिशर को, तो इन दैट केस आरसीएम लग जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या होता है, ऑथर के पास ये ऑप्शन होता है, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में भी पे करना चाहता है टैक्स तो वो कर सकता है। इन द गिवन केस ऑथर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स, यानी इस ऑथर के पास एफसीएम का ऑप्शन ही नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज कैसे करेगा, अभी रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि रिवर्स चार्ज लगेगा और पीक्यूआर पब्लिकेशन लिमिटेड यानी रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज। क्लियर, ये देखो, सो पीक्यूआर लिमिटेड जो है उसी को टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। अब यहाँ पर नहीं लिखा, एग्जाम्पशन को भूल जाना है था कुछ, जहां लिखा होगा वहीं करोगे, अदरवाइज एग्जाम्पशन चैप्टर भी माइंड में, मैं कहूँ सारे चैप्टर माइंड में चलने चाहिए जीएसटी में साथ साथ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, क्या बताया था मैंने, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कभी भी कौन अपनी सर्विस किसको दे रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल मतलब क्योंकि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करवा लेते हैं, ठीक है। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब भी अपनी सर्विस देता है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, बस कंडीशन बिजनेस एंटिटी मस्ट बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, सो इन दैट केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, यानी बिजनेस एंटिटी शैल बी लायबल टू पे जीएसटी। ओके, सो इन दैट केस आल्सो स्टूडेंट बिजनेस एंटिटी जो है वो जीएसटी पे करेगी
क्योंकि यहाँ पर भी वो जो है लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी क्वेश्चन में दे दिया था। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, लगाओगे आरसीएम? नहीं। क्या हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स? एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने भाई कहा है कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा या तो बॉडी कॉर्पोरेट को, या फिर सेकंड कौन था जिसको देगा? वो पार्टनरशिप फर्म को, द एलएलपी बनाओगे, ठीक है। सो इन दैट केस ओनली आरसीएम विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पर तो कोई भी पर्सन, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट में, बट सर्विस दी है अपनी स्पॉन्सरशिप की एक इंडिविजुअल को, तो यहाँ पर आरसीएम नहीं लगता, यहाँ लगता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सो आवर डिस्कशन एंड कंक्लूजन इज कि भाई यहाँ पे भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा, यानी सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। क्लियर? चलो, so question number 16 is here. From the following information determine the person liable to pay GST. ध्यान से, सप्लायर और रेसिपिएंट जो है दोनों ही इंडिया में लोकेटेड है। चलो, जय हिंद जय भारत, दोनों इंडिया के नागरिक हैं। So Mr. Atul is an agent of life insurance company. Insurance company pays commission excluding the tax, ठीक है, GST नहीं दे रहे, 6 lakhs to him. Okay. Mr. Atul claims that no GST is leviable on services provided by him as his value of taxable services does not exceed 20 lakh. वो क्या रहा है यहाँ पर? एक मिस्टर अतुल है जिन्होंने अपनी क्या किया है, LIC की अपनी LIC की बेसिकली LIC को अपनी सर्विसेज दी है, एजेंसी सर्विसेज, यानी उससे एजेंट बन के काम किया और उससे कमीशन ले ली है, ठीक है। अब किसको दी है? LIC को। यहाँ पर इसको मिले 6 लाख रुपए। अब मिस्टर अतुल ने बोला कि सुनो LIC, मेरे पे जीएसटी लगता ही नहीं है, ऑल्दो आई एम अ सप्लायर टू यू, मैं आपको अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस नहीं करनी। अब आपने हेल्प करनी है कि भाई जीएसटी लगता है या नहीं लगता है। तो आइए स्टूडेंट देखो, लीगल प्रोविजन में मैंने आपको पढ़ाया था वेट कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने कहा अगर इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विस देता है किसी भी ऐसे पर्सन को जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है, तो जीएसटी लगता है रेसिपिएंट पे, यानी आरसीएम। गिवन केस में उन्होंने यहाँ पर बोला स्टूडेंट्स देखो कि मिस्टर अतुल ने ये बोला कि देखो यहाँ पर टैक्स आपको भी नहीं देना, आरसीएम पे भी मत लगाना। क्यों? क्योंकि मैं सप्लायर हूँ ना, मेरी टर्नओवर कम है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स सप्लायर से कुछ लेना देना नहीं है, बात आती है आरसीएम लगेगा तो लगेगा। सप्लायर से क्या लेना, उसके पास रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो, यहाँ तो रेसिपिएंट जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द आरसीएम प्रोविजन। क्लियर? सो LIC इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर द आरसीएम। ओके, चलो ग्रेट। नेक्स्ट, और वैसे भी स्टूडेंट मैंने आपको सेक्शन 24 भी पढ़ाया था कि अगर एजेंट जब सर्विसेज दे रहा है, प्रिंसिपल को दे रहा है, प्रिंसिपल क्या बेसिकली यहाँ पर उसने LIC को दिया है, तो सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में वो वैसे भी कवर होगा, तो आरसीएम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, LIC को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना, बट डाउट के साथ पेपर मत करना, ठीक है। XYZ Limited avails services of Vimal Goods Transport Agency for transportation of goods by road from factory located in New Delhi to its Jaipur depot and paid freight of 1 lakh. क्या है ये? यहाँ पर एक GTA है, विमल GTA, ठीक है, उसने अपनी सर्विसेज दी है XYZ Limited को। किस लिए? कि भाई तुम मेरा सामान जो है बाय रोड ले जाना मेरी ही एक फैक्ट्री से मेरे डिपो में, और मैं तुमको दूंगा 1 लाख रुपए। ये है कौन? XYZ Limited, यानी कि एक कंपनी है। अब मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या कहता है GTA के केस में, दैट वी हैव 2 ऑप्शंस। पहला तो GTA जो अगर टैक्स पे कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% विदाउट ITC, एंड रेसिपिएंट जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, वन ऑफ द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, ठीक है, जिसमें कंपनी भी इंक्लूड होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था कि जो GTA है वो टैक्स पे करता है एट द रेट ऑफ 12% विद ITC। क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वी हैव टू चेक इट आउट कि क्या टैक्स रेट के बारे में कुछ बोला है? नहीं, तो हम अज्यूम कर लेंगे जी 5% वाला है, क्योंकि हमने ऊपर क्लियर कर दिया। सेकेंड, रेसिपिएंट तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है ही, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इस्टेब्लिश हुई है किसी भी लॉ में जो कि फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, तो उसको आरसीएम लगता है, ठीक है। सो हियर इट इज द क्वेश्चन,
इन द गिवन केस अज्यूम कर लिया, लिख दोगे अजम्पशन ली है, वरना एग्जामिनर को सपना नहीं आएगा कि अजम्पशन लेकर बैठे हो। क्लियर? लिखना पड़ेगा कि अज्यूम कर लिया है कि 5% वाला केस है, क्योंकि हम आरसीएम लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा मैम, कैसे पता चले अजम्पशन क्या ले, एक बार बताओ। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है ना, तो आपको क्या लगता है एज एन एग्जामिनर व्हाट यू वांट टू चेक? क्वेश्चन घुमाओगे, स्पेसिफाइड है लेकिन हम मान रहे हैं 12 पे है, नहीं ना, तो सिंपल लिख दो 5% है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो आरसीएम लग जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, रनका ज्वेलर्स लिमिटेड पेड 50 लाख फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट। रनका ज्वेलर्स लिमिटेड ने 50 लाख रुपए पे करे यानी ऑब्वियसली उसने सर्विस रिसीव करी है। अब स्टूडेंट सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में मैंने आपको पढ़ाया कि देखो अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जो है, देखिए यहाँ पर पहली बात तो इसने ना क्वेश्चन घुमाया है, उसने ना सीधा सीधा नहीं लिखा, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट है, कैसे क्वेश्चन दे दो हम सॉल्व कर लेंगे। रनका लिमिटेड ने 50 लाख पे करें, आप 50 लाख पे कब करोगे? जब आप सर्विस रिसीव करोगे या दो रिसीव करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने सर्विस रिसीव करी। अब हमारे पास सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में था कि कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप की सर्विस देता है किस रेसिपिएंट को, या तो कंपनी को यानी बॉडी कॉर्पोरेट को, बेसिकली वर्डिंग्स बहुत मैटर करेंगी, या फिर हमारी एलएलपी को, मतलब पार्टनरशिप फर्म को, तो भाई उस केस में आरसीएम लगेगा। तो किसी भी पर्सन ने लिखा ही नहीं कौन है, कोई भी, मैं कह रही हूँ चाहे डोरेमोन क्यों ना, ठीक है, किसी भी पर्सन ने बॉडी कॉर्पोरेट यानी रनका लिमिटेड विच इज अ कंपनी लिमिटेड, तो वहां पर आरसीएम लग जाएगा। क्लियर? चलो अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक और आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो क्या, अगर किसी भी स्टूडेंट को सीए इंटर या सीएमए इंटर के लिए जो टेस्ट ज्वाइन करने हैं, डेट इज अ टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आपके पास अवेलेबल होने वाली है। आपको ऐप पे भी चेक कर सकते हो, आयुषी बंसल क्लासेस, ठीक है, नीचे आपको ऐप का नाम जो है फ्लैश हो रहा है, या फिर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, इट्स www.ayushibansalclasses.in, वो भी आपको नीचे जो है मिल जाएगा, फ्लैश हो रहा है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत नॉमिनल प्राइस के लिए रहने वाला है, तो फटाफट से चेकआउट कर लो। और हाँ, इस पे एक इनॉग्रल ऑफर भी चलेगा, दैट विल बी, वैसे इसका जो प्राइस रहेगा किसकी कौन से सब्जेक्ट की यहाँ बेसिकली बात कर रही हूँ, तो कोई भी आप सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट जब लोगे, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि आपके टैक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वैसे प्राइस रहेगा इसका 1249, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट कवर होंगे, साथ ही साथ कवर होगा फुल सिलेबस टेस्ट भी, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, जिसको मैं आपको चेक करूंगी। आपको वो टेस्ट जो है स्टूडेंट, उसका पूरा शेड्यूल मिलेगा कि कैसे कैसे आपने करना है। अगर मान लो आपने टेस्ट मैम 1-2 दिन बाद ज्वाइन किया, नो वरी, वो क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे, आप सॉल्व कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, आई विल चेक इट आउट। ठीक है, अच्छा वैसे 1249 है, लेकिन इस पर अभी इनॉग्रल ऑफर में आपको एक कूपन कोड मैं दूंगी, ठीक है, आपको अगर ज्वाइन करना है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आपको कूपन कोड मिल जाएगा और उससे प्राइस हो जाएगा 999 ओनली। ठीक है, बट ये 999 का प्राइस जो है वो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, आफ्टर दैट इट विल बी 1249। ओके, चलो अब बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है लीगल सर्विसेज, बेसिकली टेस्ट अगर आपको लग रहा है आप मुझे प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, क्वेश्चंस नहीं आ रहे, सो यू कैन ऑप्ट फॉर टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, और सीएमए इंटर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टेस्ट भी अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 4, लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बीएचपी एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स, न्यू दिल्ली टू टाटा मोटर्स लिमिटेड मुंबई फॉर 70 लाख। वो कह रहा है लीगल सर्विस दे रहा है एक एडवोकेट की पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और वो आपको ये पूछ रहा है कि अब ये बताओ भाई उसको जो है एक पार्टनरशिप फर्म अगर एक किसी को भी अपनी सर्विस दे रही है, बेसिकली किसको सर्विस दी यहाँ पर उसने, टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी एक कंपनी को, तो वहां पर आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी एडवोकेट्स सर्विस देते हैं इंक्लूडिंग अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट, किसी भी बिजनेस एंटिटी को, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कंपनी हो चाहे कोई हो, बस बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए, तो आप बॉडी कॉर्पोरेट लिखोगे तो क्वेश्चन गलत, आंसर सही बैठेगा कि आरसीएम है, बट क्वेश्चन के मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, रीजन आपने प्रोविजन गलत लगाया। बिजनेस एंटिटी विच इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, so in that case RCM will be applicable। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड इज ऑल्सो अ बिजनेस एंटिटी, तो यस वहां पर भी RCM लगेगा। क्लियर? समझ आई बात? पेपर में मार्क्स क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप प्रोविजन ही ट्विस्ट कर देते।
सिर्फ आंसर मैच करने से कुछ नहीं होता, आपको प्रोविजन भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी। गवर्नमेंट ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट सर्विसेज दी है एक बिजनेस एंटिटी को। अब आपको बताना है आरसीएम या एफसीएम। मैंने ना एक बात बोली थी, क्या गवर्नमेंट जहाँ सप्लायर है ना, तो मान लेना या तो आरसीएम होगा या एग्जाम्शन होगी। क्यों? वो खुद से नहीं टैक्स देने वाले, ठीक है। तो आप देखो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात करी थी एनी सर्विसेज जो एक्सेप्शन एग्जाम्शन में कवर है उनको, जो सॉरी नॉट एग्जाम्शन, जो एक्सेप्शन में कवर थी उनको छोड़कर, ठीक है, कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट देती है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो भाई जीएसटी जो है वो आरसीएम बेसिस पे लगता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विस दी बिजनेस एंटिटी को, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सर्विस तो एक्सेप्शन सर्विसेज में थी भी नहीं, तो यहाँ पर भी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैम एग्जाम्शन कब थी? बिजनेस एंटिटी ना होती, नॉर्मल पर्सन होते, तो उस केस में, क्योंकि आम आदमी कहने वाला है मैं टैक्स नहीं दूंगा, जाकर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है उस पर भी मैं ही टैक्स कर, नहीं, उनको गुस्सा नहीं करना, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी के केस में। चलो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर रेंटिंग ऑफ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अच्छा एक बात और, आप सीए इंटर के कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है? भाई देखो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट अभी भी हैं। किस टाइम आप देखोगे और सारे टेस्ट वहां पे आने वाले हैं, तो जल्दी से जाकर वेबसाइट विजिट कर लो, यू विल गेट इट। ओके, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है गवर्नमेंट ने एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को 18 लाख की। आरसीएम या एफसीएम या एग्जाम्शन, क्या लगता है स्टूडेंट? मैं ये कह रही हूँ अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट ने सर्विस दी है। क्या बोला था हमने? हमने बोला था स्टूडेंट कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद आ गया होगा पॉइंट नंबर 5A, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी ये सर्विस देगी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो आरसीएम लगेगा। ये तो अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो इस केस में लगेगा फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं अब क्वेश्चन सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 5 का, लाइबिलिटी कब अराइज होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो इस टॉपिक को आई होप सबने रिवाइज किया हुआ है। करेक्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 17, डज द टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 9(5) comes within the scope of reverse charge? वो कह रहा है कि क्या 9 सबसेक्शन 5 की लायबिलिटी रिवर्स चार्ज में आती है? And can person other than the supplier or recipient be liable to pay tax under GST? ऐसा भी कभी है क्या कि सप्लायर रेसिपिएंट को छोड़ के किसी और पर्सन को टैक्स देना पड़ जाए? आओ देखते हैं। पहली बात तो मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि आरसीएम में सिर्फ 2 सेक्शन यहाँ कवर हो रहे हैं एज पर द लीगल प्रोविजन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। तो 9 सबसेक्शन 5 में पढ़ा हमने यही है, देखते हम यही है कि भाई ड्राइवर जो है, कैब ड्राइवर जो है, वो जो ऑपरेटर है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसकी उसने ऐप पे अपने आप को रजिस्टर किया है, अब उस केस में ड्राइवर, सप्लायर, वो रेसिपिएंट, वही लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आरसीएम प्रोविजन नहीं है, उसके पीछे प्रोविजन है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आरसीएम में कवर नहीं होता है, नहीं, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स चार्ज उसमें सिर्फ 2 सेक्शंस कवर है, 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4। क्लियर? अब स्टूडेंट्स बात आती है टैक्स पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब बात आ गई मैम, वैसे इसको बेसिकली क्यों नहीं कह रहे इसमें रिवर्स चार्ज में, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पूरा डिजिटल नेटवर्क से चल रहा है, और इसमें तो वो क्या कर रहे हैं ना, डिजिटल नेटवर्किंग में दे आर नॉट द रेसिपिएंट्स। वहां हो क्या रहा है, वो एक्चुअल रेसिपिएंट से, मान लो अब यहाँ पर एक वेबसाइट है, ठीक है, ये मान लो ये सेलर है, सेलर यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कैब ड्राइवर है, ठीक है, और ये है कस्टमर। इसने कस्टमर से पैसा रिसीव करा, देखना क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, इसने इस कस्टमर से पैसा रिसीव करा रेसिपिएंट से, और अपनी ऐप पे पैसा लेकर वहां से अपनी कमीशन डिडक्ट करके बाकी पैसा सेलर को दे दिया। तो यहाँ बेसिकली दैट जो वो पर्सन है ना, यानी वो जो वेबसाइट है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, वो रेसिपिएंट नहीं है, उसने तो रेसिपिएंट से पेमेंट लेकर सप्लायर को पास करी है, ठीक है। तो ये आरसीए में कवर नहीं होगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट, रेंटिंग ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अब हम करने वाले हैं कि अगर मान लो उसने अपनी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली, ठीक है, यानी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया है तो कैसे जीएसटी लगेगा। मिस्टर राम हैज 4 फ्लैट्स, मिस्टर राम की 4 फ्लैट्स हैं, ओके, और 2 शॉप्स हैं पुणे में, ठीक है। उसने सभी की सभी जो फ्लैट्स और शॉप्स है वो रेंट पर दे दिए। कैसे कैसे दिए ये देखते हैं। पहला, फ्लैट नंबर 1 दिया है रेंट पर मिस्टर बी को, जो कि सैलरीड पर्सन है रेजिडेंस पर्पस के लिए। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार मैं अब, अच्छा मैम सारा के सारे क्वेश्चंस राम के ही है, हाँ राम के ही है, तो इसमें क्या आप अलग अलग लीगल प्रोविजन लिखे, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में लिखोगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट केस उसने नहीं कहा, उसने कहा कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उसने, या चलो मैं बोलती हूँ एक बिल्डिंग भी क्या, उसने, इसके पास एक ही पर्सन है राम, उसी की 4 फ्लैट और 2 दुकानें, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट केस नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अब कैसे लेंगे, एक ही जगह लिख दो लीगल प्रोविजन कि भाई सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने ये रेंटिंग ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में कहा क्या है, लिखकर एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, अभी जो लीगल प्रोविजन मैं आपको समझाऊंगी वो लिखा, फिर नीचे डिस्कशन एंड कंक्लूजन में हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। होगा क्या, टाइम सेव होगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और स्मार्ट वे से आप प्रेजेंट कर पाओगे। आगे देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में अगर कोई भी पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, अगर कोई भी पर्सन सर्विस दे रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, भाई तब तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। याद आई या नहीं आई बात, यस मैम आ गई। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात और पढ़ाई थी, क्या, जब हमने पढ़ा था एग्जाम्पशंस का चैप्टर, ठीक है, अच्छा हाँ, एग्जाम्पशंस में अगर किसी को डाउट है ना तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में देख लो, एग्जाम्पशंस के लिए मैंने आपको रिविजन लेक्चर, या फिर चलो डिस्क्रिप्शन में भी क्या एक काम करते हैं, ठीक है, आपको मैं बहुत जल्दी एग्जाम्पशंस की दोबारा से रिवीजन करवा दूंगी एक बार, ओके, तो चलो फिर एक फ्रेश रिवीजन करेंगे एग्जाम्पशंस की। आप अभी तो सुन लो। एग्जाम्पशन में स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी पर्सन अपनी रेंट की सर्विस दे रहा है, लेकिन कैसी, रेजिडेंशियल वाले पर्पस के लिए, तो वहां पर स्टूडेंट्स क्या रहेगा, एग्जाम्पशन। आइए एक बार पूरे प्रोविजन को समझ लो। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने बोला क्या, कि अगर कोई भी पर्सन, देखो, अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, 2 प्रोविजन यहाँ मैच करेंगे, मिक्सअप होंगे, इंटरलिंक है, तो समझो कोई भी पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे देने की, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां पर आरसीएम लगेगा। अब मैम ये तो ना क्लैश कर गया किसके साथ, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर के साथ। आओ देखो, एग्जाम्पशन में मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि जब भी कोई पर्सन सर्विस दे रहा है रेजिडेंशियल यानी रहने वाली जगह की, ठीक है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंट पे दे रहा है उसको, किसको, अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, तो वहां पर एग्जाम्पशन, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि वो जिसको जो रहने के लिए जगह दे रहा है वो है कौन। पहला केस स्टूडेंट, उसने जो है रेंट पर जगह दी है एक मिस्टर बी को, सैलरी पर्सन को। सैलरी वालों को जीएसटी लेना नहीं मैम, वो तो शेड्यूल 3 में उनको लेना ही नहीं जीएसटी, ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ये एग्जाम्पशन है, सॉरी, यानी कि स्टूडेंट्स उसको यहाँ पर जीएसटी देना ही नहीं है। सेकंड, flat 2 is given on rent to XYZ Limited registered in GST company is using a guest house for residence purpose। अब यहाँ पर मतलब हमने एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है घर, ठीक है, रेंट पे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लग जाएगा हमारे पास जीएसटी, और कैसा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, फ्लैट 3 इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर सी, जो कि एक सीए है बट वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, who is using it for official purpose। मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है ना, तो फिर उस केस में क्यों टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो देखो मैंने बोला था स्टूडेंट्स कि देखिए अगर एग्जाम्पशन तब लगती है अगर एज रेजिडेंस पर्पस किसी को दिया है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यानी वो बंदा वहां पे जाकर रह रहा है, काम नहीं कर रहा। चाहे ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन ही इज यूजिंग इट फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो यहाँ पर जीएसटी लगेगा। हाँ, अगर वो अपने घर रहने के लिए लेता तो एग्जाम्पशन आ जाती। नेक्स्ट पॉइंट, मैम
क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है यानी कि मिस्टर सी जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब देखो हुआ क्या इस केस में, राम ने सर्विस दी है रेंट की, किसको दी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है प्लस ऑफिशियल पर्पस के लिए है। ध्यान से, एग्जाम्शन तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रेजिडेंस पर्पस के लिए नहीं, ऑफिशियल के लिए, तो मैम आरसीएम होगा, नहीं आरसीएम भी नहीं है। रीजन, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। आरसीएम विल बी एप्लीकेबल ओनली इन दैट केस व्हेन द प्रॉपर्टी इज गिवन टू रेंट, गिवन ऑन रेंट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। भाई रजिस्ट्रेशन होगा ना तभी उससे जीएसटी लो, अदरवाइज सप्लायर को कौन वो जाके टैक्स दे दे, इन द केस ऑफ रेंटिंग, नॉट इन ऑल द केसेस। क्लियर, तो यहाँ पे राम को ही टैक्स देना पड़ेगा। चलो फिर स्टूडेंट्स देखते हैं पॉइंट नंबर डी, टू कॉमर्शियल शॉप्स आर गिवन ऑन रेंट टू पार्टनरशिप फर्म फॉर रनिंग गारमेंट्स बिजनेस। दो कॉमर्शियल शॉप रेंट पर दी है, किसको दी है, अपना बिजनेस चलाने के लिए किसी को दी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कब रहती है, रेजिडेंस पर्पस के लिए, और ये तो कॉमर्शियल पर्पस है, तो मैम एग्जाम्पशन तो नहीं है। नेक्स्ट, क्या यहाँ आरसीएम लगेगा, नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आरसीएम के केस में भी मैंने आपको क्या पढ़ाया, जब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस दी, वो भी रेजिडेंस होना चाहिए था किसी रजिस्टर्ड को, तो आरसीएम लगना था। ये तो कमर्शियल पर्पस है, देखो इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉमर्शियल पर्पस प्लस किसको दी है, ठीक है, एक पर्सन को दी है, उसने अपना बिजनेस चलाने के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो भाई यहाँ पर लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी सप्लायर इज लाइबल टू पे द जीएसटी इन दिस केस। देखिए, exemption is not available to renting of commercial place, and also in this case there is no provision of reverse charge, hence supplier yani ram is liable to pay tax on renting of two commercial shops under forward charge। इसी के साथ आज खत्म होते हैं हमारे पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते थे मैंने आपको सब करवा दिए हैं। बेसिकली वी हैव कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 18 क्वेश्चंस। आई होप अच्छे से समझ आए हैं, और आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना मत भूलना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, और जो भी फ्रेंड्स हैं जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं प्लीज उनके साथ शेयर कर दो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्लीज विजिट आवर वेबसाइट और ऐप एंड प्लीज 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 ज्वाइन इट। ठीक है, अगर आपको उसकी जरूरत है तो उसको ज्वाइन जरूर करना। आपको खुद से अपने मार्क्स में जो है आपको खुद लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही है, एंड नाउ आई एम रेडी टू गिव द एग्जाम। थैंक यू।